2024 का पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो चुका है। अगला जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को हम टारगेट करने जा रहे हैं वो है पोस्टमैन मेलगार्ड एमटीएस का कॉमन एग्जामिनेशन। पोस्टमैन मेलगार्ड के एग्ज़ाम में पेपर 2 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और पेपर 2 में आपका वॉल्यूम 6 के कुछ रूलिंग दिए गए हैं, वॉल्यूम 7 के कुछ रूलिंग दिए गए हैं और इसके अलावा पीओजी 1 के भी कुछ चुनिंदा टॉपिक को पढ़ने को बोला गया है। हम आज से जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसमें है पेपर 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो भी पेपर हम इस सीरीज में अभी कंटिन्यू करने वाले हैं वो 2023 का पेपर होने वाला है। ध्यान रखिएगा, जितने भी पेड ग्रुप बने हुए हैं पोस्टमैन मेलगार्ड के, उन सभी ग्रुपों में 2022 का पेपर 2 पहले ही प्रोवाइड करा दिया गया है। अब जितने भी दिन बचे हैं उन दिनों में 2023 का वीडियो लेक्चर भी कवर करेंगे, साथ में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा जो भी समय बचेगा उस बचे हुए समय में हम 2022 का भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में असम सर्किल का पेपर 2 हम कवर करने वाले हैं, जो कि केबल और केबल पोस्टमैन मेलगार्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ जब मेरिट बनाई जाएगी तो पेपर 2 के मार्क को भी ध्यान में रखा जाएगा। असम सर्किल 2023 सेट बी का ये पेपर है। पहला क्वेश्चन जो है मैंने स्क्रीन पर सेट कर दिया है। असम सर्किल 2023 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि विच इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट पोस्टमैन हैविंग द नॉलेज ऑफ पोस्टल बिजनेस। नॉलेज ऑफ पोस्टल बिजनेस का जो नियम दिया गया है वो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 में दिया गया है। नियम नंबर है 56 और हमें बताना है कि नॉलेज ऑफ पोस्टल बिजनेस के बारे में कौन सा कथन सही का कैटेगरी में आता है। सबसे पहले हम चारों विकल्प को रीड कर लेते हैं। पहला बोला है कि उसे अंतर्देशीय डाक के रेट और यमो कमीशन के बारे में जानने की अपेक्षा नहीं की जाती। देखिए, जब हमें कथन सही ढूंढना है तो इस बात को हमेशा आप दिमाग में रखेंगे कि एक कथन जो है सही होगा, बाकी 4 में से 3 जो है वो गलत हो जाएंगे। तो देखिए, पोस्टमैन जो होता है उससे आप अपेक्षा करते हैं कि जो भी ईएमओ के कमीशन होते हैं उसको वर्बली जो है वो बता सके, तो ये जो है गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर जो है अपेक्षा नहीं की बात की गई थी। दूसरा देखते हैं, ही सी शुड नो हाउ टू फिल पोस्टल फॉर्म, कि भाई साहब जो भी पब्लिक होती है वो उससे अपेक्षा करती है कि जो भी पोस्टल फॉर्म होते हैं उसको भरने का तरीका उसे पता होना चाहिए, जिससे कि जो भी कस्टमर है उनको वो सुविधा प्रोवाइड करा सके। हमें क्या ढूंढना था? हमें ढूंढना था सत्य, और सत्य जो है वो हमें मिल गया है। ये जो है नॉलेज ऑफ पोस्टल बिजनेस का कैटेगरी में बिल्कुल आता है। जो भी पॉइंट हमें सी में बताए गए हैं वो सत्य नहीं है और डी वाला पॉइंट भी सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, रूलिंग जो है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 के रूल नंबर 86 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब बोला है MS-27 का उपयोग किया जाता है। अगर मैं बात करूं कि भाई साहब डाकघर में MS-27 किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो देखिए पहला बोला है मनी ऑर्डर को बुक करने के लिए। बिल्कुल ये बात जो है वो गलत हो जाएगा। MS-27 क्या होता है? पोस्टमैन का किताब होता है। जो भी आर्टिकल वो कलेक्ट करता है उससे संबंधित जो भी प्रविष्टियां हैं उस बुक में नोट करता है। तो कौन सा उत्तर इसका करेक्ट हो जाएगा कि भाई फॉर एंट्रिंग अकाउंटेबल आर्टिकल मनी ऑर्डर बाय पोस्टमैन, जो भी अकाउंटेबल आर्टिकल हैं, जो भी वैल्यूपेबल आर्टिकल हैं, उससे संबंधित एंट्री जो है वो पोस्टमैन बुक MS-27 में डिटेल या फिर हम बोलें कि विवरण जो है दर्ज किया जाता है। कहां पे दिया है? ऑप्शन सी में हमें दिया है। कौन सा उत्तर?
उत्तर नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ए गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। MS-27 पोस्टमैन बुक था, तो मैं आपको MS-28 के बारे में बता देता हूं कि MS-28 जो है वो मेल प्यून का किताब होता है। तो 27 और 28 इन दोनों बातों को आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज ट्रू विथ रेफरेंस टू डिलीवरी ऑफ डैमेज आर्टिकल, कि कोई भी डैमेज आर्टिकल हमें प्राप्त हुआ है तो उसके वितरण के संबंध में आपको एक सही विकल्प का चयन करना है, एक सही कथन का चयन करना है। क्या नियम होता है वितरण का कि यदि आर्टिकल जो है क्षतिग्रस्त है तो भाई जो अंतर्देशीय आर्टिकल होते हैं उनको 7 दिन तक रोकना है। इसके अलावा जो फॉरेन के आर्टिकल होते हैं उनको 15 दिन तक रोकना है। ये दोनों बातें ऑलरेडी आपने पीओजी 1 में पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी हैं तो यहां पर मैंने बताया, तो इसको भी आप बर्बली ध्यान रख सकते हैं। हमें बताना है कि डैमेज आर्टिकल के संबंध में कौन सा सही है। तो पहला बोला है कि पोस्टमैन कैन रिटर्न डैमेज आर्टिकल टू द सेंडर ऑन हिज ऑन, कि डाकिया स्वयं क्षतिग्रस्त वस्तुओं को प्रेषक को वापस कर देगा। बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि डाकिया जो है ऐसा बिल्कुल कार्रवाई नहीं करता। जो भी आर्टिकल डैमेज प्राप्त होते हैं उसको जो है पोस्टमास्टर के संज्ञान में लाता है और उसके सामने जो है उस पर जो कार्रवाई करनी है वो करता है। तो दूसरा देख लेते हैं, मैटर टू बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ पोस्टमास्टर बिफोर डिलीवरी, कि वितरण से पहले जो है इस बात की जानकारी पोस्टमास्टर को दी जाएगी कि आर्टिकल जो है क्षतिग्रस्त प्राप्त हुआ है। हमें क्या ढूंढना था, हमें ढूंढना था सही। सही मिल गया है, उत्तर नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ए में जो बात कही वो गलत है, इसके अलावा सी में जो बात कही वो भी गलत है और डी में जो बात कही है वो भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन विच फॉलोइंग सर्कमटेंसेस इशूइंग ऑफ इंटीमेशंस बाय पोस्टमैन इज नॉट रिक्वायर्ड, कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में डाकिये द्वारा सूचना जारी करने का जरूरत नहीं होता है। कि कोई भी आर्टिकल इस कंडीशन में आता है तो उसको इंटीमेशन प्रोवाइड किया जाता है, किसको, प्राप्तकर्ता को। सूचना और नोटिस का जो बुक होता है उसका जो फॉर्म नंबर है वो है RP 53 और ये नियम हमें रूल नंबर 93 में बताया गया है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 के। याद रखिएगा कि इसका उत्तर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा 5 किलो वजन का पार्सल। कि भाई इस मामले में हमें इंटीमेशन जारी करने का जरूरत नहीं है। हमने नियम क्या पढ़ा, नियम पढ़ा कि 10 किलो से अधिक का कोई पार्सल है तब इंटीमेशन जारी करेंगे। तो यहां पर कंडीशन 5 किलो का बताया, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। इस मामले में आपको इंटीमेशन जारी नहीं करना। ए का कंडीशन BP आर्टिकल एक्सीडिंग 500 आपको इंटीमेशन जारी करना है। EMO डिलीवर करना है प्लांटर्स को, आपको इंटीमेशन जारी करना है। अगर कोई इंश्योर्ड आर्टिकल है तब भी आपको इंटीमेशन जारी करना है। मतलब ए का कंडीशन, बी का कंडीशन, सी का कंडीशन, इन तीनों ही कंडीशन में इंटीमेशन जारी होगा। डी का कंडीशन में इंटीमेशन जारी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट उत्तर था। अगला सवाल है आपका 5th नंबर का और बोला है पोस्टमैन कैन डिलीवर द आर्टिकल वेयर पोस्टेज इज ड्यू इन विच द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, कि डाकिया जो होता है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में सामान वितरित कर सकता है जब शुल्क देय हो। किसी आर्टिकल पर यदि चार्ज बकाया है तो आपसे पूछा गया है कि भाई साहब पोस्टमैन को किस परिस्थिति में उस आर्टिकल को डिलीवर्ड कर देना है। पहला कंडीशन पढ़ते हैं कि प्राप्तकर्ता सही परिवर्तन प्राप्त करने में विफल रहता है। इस कंडीशन में बिल्कुल हम नहीं करेंगे, क्योंकि आर्टिकल पर कोई चार्ज यदि ड्यू है तो हमें चार्ज पूरा चाहिए, तभी वो आर्टिकल जो है डिलीवर किया जाएगा। दूसरा बोला है कि भाई साहब यदि प्राप्तकर्ता किस्तों में राशि का भुगतान करता है तब कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि आप जो भी पैसा है उसको इंस्टॉलमेंट में पेड करेंगे। तीसरा जो कंडीशन है कि यदि प्राप्तकर्ता सही डाक शुल्क देय राशि का भुगतान करता है तब कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। इफ द एड्रेसी पेई करेक्ट पोस्टेज ड्यू अमाउंट,
कि जो भी प्राप्त करता है वो सही पैसे का भुगतान करता है तो आर्टिकल डिलीवर किया जा सकता है, भले ही उस पर कोई पोस्टेज बकाया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है विच इज करेक्ट विथ रेफरेंस डिलीवरी ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल एड्रेस टू माइनर। कि नाबालिग है कोई भी व्यक्ति, उसको संबोधित कोई इंश्योर्ड आर्टिकल है, उसके बारे में आपको सही कथन का चयन करना है। जब भी कोई आर्टिकल माइनर को संबोधित होगा और आर्टिकल इंश्योर्ड है तो डिलीवरी का पद्धति क्या होता है? हमने देखा है कि नाबालिग का हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे और उस हस्ताक्षर को वेरीफाई कौन करेगा? जिसके संरक्षण में वह नाबालिग रह रहा है। तो कौन सा कंडीशन? पहला देखते हैं, इसे नाबालिग को दिया जाएगा, ये तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, इट कैन बी डिलीवर्ड टू माइनर ऑब्टेनिंग सिग्नेचर माइनर ड्यूली अटेस्टेड बाय पर्सन अंडर हुज केयर ही इज लिविंग। कि हम पहले नाबालिग के हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे और हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद उस हस्ताक्षर को वेरीफाई करेगा जिसके अधीन वह रह रहा हो। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो उस इंश्योर्ड आर्टिकल का डिलीवरी संभव हो पाता है। मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस पर सी भी गलत है और डी भी गलत है। मैं बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ता क्योंकि वीडियो जो है वो काफी लंबा हो जाएगा। उन ऑप्शनों को आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि रूल नंबर 99 में इससे संबंधित नियम आपको दिए गए हैं। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का रूल नंबर 99। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 7 नंबर का पूछा है विच इज करेक्ट रेफरेंस टू पेमेंट ऑफ ईएमओ। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के संबंध में किसी भी मनी ऑर्डर का पेमेंट करना है, कौन सा कथन सही हो जाएगा? देखिए इसका कंडीशन बहुत बड़ा है। अगर रूलिंग पर आप जाएंगे तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि देखिए 25 क्वेश्चन आना है और 25 में 1 से 2 क्वेश्चन ईएमओ का आने का बहुत चांस रहता है। करेक्ट ढूंढना है तो पहला बोला था कि पोस्टमैन नीड टू एक्नॉलेज कैश ओनली वर्ड ईएमओ डिलीवरी स्लिप। कि डाकिया को ईएमओ डिलीवरी स्लिप में केवल शब्दों में नकद स्वीकार करना है। गलत हो जाएगा। हमने ढूंढना था सही और पहला जो है बिल्कुल कथन गलत हो गया है। अगला जो कथन है वो बोला है अनुरक्षक डाकिया को अपनी उपस्थिति में भुगतान किए गए इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के मामले में पोस्टमैन बुक में जो कॉलम रहता है ईएमओ का उस पर टिप्पणी दर्ज करनी है और हस्ताक्षर भी करनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई साहब जो MS-27 होता है उसका उपयोग क्या होता है? वैल्यू पेबल आर्टिकल है, रजिस्टर आर्टिकल है, इंश्योर्ड आर्टिकल है, ईएमओ आर्टिकल है, उन सभी से संबंधित जो है विवरण उस पर दर्ज किए जाते हैं। तो कौन सा उत्तर? उत्तर जो है बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 में फिर पूछ लिया ईएमओ का कंडीशन और यहां पर आपसे पूछा है कि ईएमओ यदि माइनर को संबोधित होता है तो डिलीवरी का क्या पद्धति हो जाएगा? पहला विकल्प पढ़ते हैं। बोला था ईएमओ कैन नॉट बी पेड माइनर बट टू बी पेड ओनली पेरेंट ऑब्लिक गार्जियन। कि ईएमओ नाबालिग को नहीं दिया जाएगा बल्कि केवल माता पिता अभिभावक को दिया जाएगा। हमें ढूंढना है सही, तो ये तो कंडीशन हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, पहला गलत हो गया। दूसरा है यदि भुगतान उस व्यक्ति को किया जाना है जिसके संरक्षण में नाबालिग रह रहा हो तो क्षतिपूर्ति बॉन्ड की आवश्यकता नहीं है। हमें सही ढूंढना था, दूसरा भी गलत हो गया है। तीसरा कथन को देखते हैं और हमें सही ढूंढना है तो यदि आपने थ्योरी अच्छे तरीके से क्लियर किया है तो निश्चित तौर पर आप ऑप्शन कट कर सकते हैं। यदि सारे ऑप्शन का डिटेल आपको पता नहीं होता ना, फिर भी आप ऑप्शन जो है सॉर्ट करके सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। यहां पर हमें बोला गया था, मतलब सी ऑप्शन में बोला गया था कि वेयर द माइनर इज ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। कि नाबालिग इतना बड़ा है कि वो ट्रांजैक्शन का मतलब समझ रहा है तो उसको हम ईएमओ डिलीवर कर देंगे। क्या हमने पढ़ा है? हमने थ्योरी में पढ़ा था कि नाबालिग यदि समझदार है तो उसको ईएमओ का वितरण किया जा सकता है और सही ढूंढना था।
और सही तो हमें सी में मिल गया है। इसी वजह से सी नंबर का उत्तर जो है करेक्ट हो जाएगा। जैसे हमने पिछला रूलिंग में पढ़ा कि भाई साहब यदि कोई इंश्योर्ड आर्टिकल था, उसका डिलीवरी नाबालिग को करना था, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई साहब नाबालिग का हम सिग्नेचर ले रहे थे, सिग्नेचर लेने के बाद जिसके साथ वह रह रहा था उससे वेरीफाई करवा रहे थे। और ये कंडीशन जो है माइनर के मामले में क्या होता है, माइनर के मामले में नाबालिग यदि समझदार होता है तो ईएमओ का डिलीवरी उसे कर दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग कंडीशन, ईएमओ का अलग कंडीशन बनेगा, बीपी का अलग कंडीशन बन जाता है, इसके अलावा इंश्योर्ड का अलग कंडीशन बन जाता है। तो सभी को आपको ध्यान रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इन सारे पॉइंट में क्रिएट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ईएमओ के भुगतान और पागलों को संबोधित जो रजिस्टर आर्टिकल है उसके बारे में सही कथन का आपको चयन करना है। ठीक है, कोई भी ईएमओ या रजिस्टर आर्टिकल पागल व्यक्ति को संबोधित है, उसका निपटारा किस प्रकार से किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, चलिए पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, प्राप्तकर्ता को पागलपन अधिनियम के तहत उसे पागल घोषित कर दिया। संपत्ति प्रशासन के लिए जो भी उसके प्रबंधक नियुक्त किए गए हैं उसकी देखभाल के लिए कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा उसको ही ईएमओ या रजिस्टर्ड आर्टिकल का वितरण किया जाता है। क्या हमने नियम पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। तो इसका उत्तर जो है वो करेक्ट हो जाएगा ए। बाकी ऑप्शन को पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि कोई प्रबंधक नियुक्त किया गया है तो उस आर्टिकल को प्रबंधक को वितरित किया जाएगा। नियुक्ति नहीं है तब आरटीएस का कंडीशन बनता है, नियुक्ति है तो प्रबंधक को डिलीवरी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का है और बोला है इनमें से कौन सा पोस्टमैन का ड्यूटी का अंतर्गत नहीं आता। 4 विकल्प आपको दिया गया है, अब बोला है कौन सा ड्यूटी का अंतर्गत नहीं आता। इसका मतलब ये हो जाता है कि 3 जो है वो आएंगे उसकी ड्यूटी के अंतर्गत और 1 जो है उसकी ड्यूटी के अंतर्गत नहीं आएगा। पीएलआई आरपीएलआई का व्यवसाय बढ़ाना उसकी ड्यूटी के अंतर्गत आता है। सभी आर्टिकल वितरण के लिए उन्हें दिए गए मेल लेखों को दर्ज करने में सॉफ्टवेयर मॉड्यूल में डाटा एंट्री करना उसकी ड्यूटी के अंतर्गत आता है। डाकघरों के बीच में कैश रेमिटांस का आदान प्रदान करना उसकी ड्यूटी के अंतर्गत आता है। ए बी सी ये तीनों उसकी ड्यूटी के अंतर्गत आते हैं। डी में जो विकल्प आपको दिया है पोस्टमैन की ड्यूटी के अंतर्गत नहीं आता, और हमें यही ढूंढना था कि कौन सा इनमें से पोस्टमैन का ड्यूटी नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटेंट ऑफ पोर्टफोलियो। इनमें से कौन सा कंटेंट पोर्टफोलियो में नहीं रखा जाता। चलिए पढ़ लेते हैं। कहां पर रूलिंग दिया, वॉल्यूम 7 रूल नंबर 22 में हमें बताया। पोर्टफोलियो क्या होता है, एक प्रकार का बैग होता है, बॉक्स होता है। कौन इसे हैंडलिंग करता है, सेक्शन हैंडल करता है। ध्यान रखिए पोर्टफोलियो में बहुत सारे प्रकार की सामग्रियां रखी जाती है। इसमें एक होता है नॉर्मल पोर्टफोलियो, एक होता है नॉर्मल पीएफ जिसे हम बोलते हैं, पोर्टफोलियो को हम पीएफ भी बोलते हैं। और एक आपका पोर्टफोलियो होगा जो कि सील्ड कवर होगा। अब नॉर्मल बारे में कौन सी चीजें, जैसे बंडल ऑफ वर्क पेपर रखा जाएगा, इसके अलावा एरर बुक रखा जाएगा, ऑर्डर बुक रखा जाएगा, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें एमडीडब्ल्यू मेमोरेंडम डिस्ट्रीब्यूशन वर्क भी रखा जाता है, ड्यू मेल लिस्ट भी रखा जाता है। ये सारी चीजें नॉर्मल पीएफ में, नॉर्मल पोर्टफोलियो में रखी जाती हैं। जो सील्ड कवर होता है उस पर स्वीपिंग ब्रश रखते हैं। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे कंफ्यूजिंग रूलिंग है ये। तो मैं बता रहा हूं सील्ड कवर वाले पीएफ में क्या रखा जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, स्वीपिंग ब्रश रखा जाएगा, लेबल ऑफ बैग भी रखा जाएगा, जस्ट ट्विन, बाल ट्विन, इसके अलावा स्टाम्प ब्रश भी रखा जाएगा। तो जो चीजें सील्ड बैग पीएफ में रखी जाएंगी उसको भी याद करना है, जो चीजें नॉर्मल पीएफ में भी रखी जाएंगी उसको भी याद करना है। हमारा जो उत्तर करेक्ट था वो था सी। हमने बताया कि भाई साहब ड्यू मेल सॉर्टिंग लिस्ट जो है वो पीएफ में नहीं होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है।
क्वेश्चन नंबर 12 बोला है हु हैज टू चेक डेली रिपोर्ट बिफोर सबमिशन टू रिकॉर्ड ऑफिस। कि रिकॉर्ड कार्यालय में जमा करने से पहले, क्या जमा करने से पहले, दैनिक रिपोर्ट जमा करने से पहले किसे जांच करनी होती है। तो दैनिक रिपोर्ट का क्या सिनेरियो होता है, एचएसए बनाता है। कहां बनाता है, पहले रफ नोटबुक में बनाता है। फॉर्म नंबर होता है MS-83। क्या सिनेरियो है, एचएसए रिकॉर्ड ऑफिसर के थ्रू डेली रिपोर्ट जो है एसआरएम को भेजता है और ये डेली रिपोर्ट रिकॉर्ड ऑफिस में जमा करने से पहले जो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है उसके अच्छे तरीके से जांच करता है। क्वेश्चन नंबर 12 सी उत्तर जो है इसका करेक्ट हो गया। इसके अलावा बाकी डिटेल भी जो मैंने आपको बताई है उसको भी याद कर लीजिएगा। अगला है 13 नंबर का, हाउ मेनी पार्ट डज अ मेल एब्स्ट्रैक्ट कंटेन। कि मेल एब्स्ट्रैक्ट में कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। हमने पढ़ा मेल सार का 2 भाग होगा, एक होगा मेल और एक होगा बैग। दोनों ही बातें याद रख लीजिएगा। एक साइड होता है आपका रिसिप्ट और दूसरा साइड होता है आपका डिस्पैच। दोनों बातें काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों बातों को आपको याद करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा था विच इज द करेक्ट प्रोसीडर विद रिस्पेक्ट फॉरवर्डिंग की ऑफ केस टीबी। केस टीबी क्या होता है, आसान भाषा में यदि मैं आपको समझाऊं कि दूरस्थ स्थानों के लिए जब थैलों की संख्या ज्यादा होती है तो उन थैलों को एक बैग में डालकर भेजने की जो प्रक्रिया होती है वो केस टीबी के अंतर्गत रखी जाती है। और केज टीबी का जो चाबी होता है उसे हम फॉरवर्ड करते हैं सील्ड कवर में। नॉर्मल या लूज कवर में हम नहीं भेजेंगे, सील्ड कवर में भेजेंगे। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया था सॉर्टिंग या ट्रांजिट मेल कार्यालय में भेजे जाने वाले बैग को उसके प्रेषण तक जब तक उसके डिस्पैच का समय नहीं होता है किसकी अभिरक्षा में इसे रखा जाना चाहिए। सॉर्टिंग असिस्टेंट नहीं होगा, मेल गार्ड बिल्कुल नहीं होगा, एमटीएस बिल्कुल नहीं होगा। जब तक प्रेषण का समय नहीं होता उसको हेड सॉर्टर की जिम्मेदारी में रखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 को हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है फाइनल आंसर की से डिलीट कर दिया गया। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यूटी मेल गार्ड मेल एजेंट बिफोर क्विटिंग बैन ऑफिस। कि बैन या कार्यालय छोड़ने से पहले मेल गार्ड मेल एजेंट का कौन सा कर्तव्य नहीं है। पहला, लैंप फिटिंग की जांच करना उसका ड्यूटी है। खाली बैग को रिकॉर्ड ऑफिस भेजना उसका ड्यूटी है। कोई रिलीविंग मेल एजेंट नहीं है तो कार्यालय को चाबी से बंद करना और चाबी को अपनी हिरासत में रखना उसका ड्यूटी है। डाक वस्तुओं की छटाई करना उसकी ड्यूटी का अंतर्गत नहीं आता है। बाकी ऊपर जो आपने 3 देखा उसका ड्यूटी के अंतर्गत आता है। हम बात कर रहे थे मेल गार्ड और मेल एजेंट के बारे में। तो ये ड्यूटी, ये ड्यूटी, ये ड्यूटी, ये ड्यूटी नहीं है, याद कर लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग ऑफिसर ऑफिशियल इज नॉट रिक्वायर्ड क्लोज द ट्रांजिट बैग। कि बैग बंद करते समय कौन सा अधिकारी उपस्थिति होना जरूरी नहीं है। हेड सॉर्टर होना चाहिए, हेड मेल एजेंट होना चाहिए, मेल एजेंट होना चाहिए। इनमें से कोई भी कर्मचारी होना चाहिए। ध्यान रखिएगा आरएमएस का अधीक्षक होने का जरूरत नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 डी ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, बोला है द डॉट डॉट लिस्ट इशूड बाय सुपरिटेंडेंट आरएमएस so the quantity or number of article dot dot to supplied each set of every section mail office in the division। कि भाई साहब जो स्टेशनरी लिस्ट होता है वो डॉट डॉट सूची में डिवीजन में प्रत्येक अनुभाग मेल कार्यालय के प्रत्येक सेट को आपूर्ति की जाने वाली डॉट डॉट लेखों की मात्रा या संख्या जो है दर्शाई जाती है। तो क्या होगा, इस डॉट डॉट की जगह स्टेशनरी दर सूची होगा और इस डॉट डॉट की जगह जो है स्टेशनरी लेखों की मात्रा होगा। मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक सिनेरियो आपको बता देता हूं, वर्बली समझा देता हूं ताकि एग्जाम में आए तो उसे आप आसानी से कर पाए। देखिएगा बात समझने वाली बात है कि जो रिकॉर्ड ऑफिसर होता है वो एसआरएम से जो भी स्टेशनरी लेता है वो हर 6 माह में लेता है। मतलब इंडेंट जारी करेगा 6 माह में स्टेशनरी के लिए।
रिकॉर्ड ऑफिसर किसको करता है? एसआरएम को करता है। लेकिन जब 6 महीने में एक बार एसआरएम से जो भी स्टेशनरी उस रिकॉर्ड कार्यालय के जरूरत होते हैं ले लेता है, लेकिन रिकॉर्ड ऑफिसर जो होता है वो हेड सॉर्टर को हर महीने सप्लाई करता है। मतलब पहले महीने की तारीख में जितना भी जरूरत है स्टेशनरी का वो हेड सॉर्टर को महीने की पहली तारीख को सप्लाई किया जाता है रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बोला है जो इंश्योरेंस सील होती है वो किसकी अभिरक्षा में होती है? 20 नंबर क्वेश्चन है, इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। सरल सा ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 21 नंबर का है, बोला है विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रेफरेंस डिलीवरी रजिस्टर आर्टिकल पर्दा नसीन वुमेन, कि कोई भी आर्टिकल जो पर्दा नसीन वुमेन को संबोधित है, डिलीवर किया जाना है और रजिस्टर आर्टिकल है, तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कि वस्तु को प्राप्तकर्ता द्वारा नियुक्त एजेंट को नहीं दिया जा सकता। क्या ये सत्य है? ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अगर एजेंट होता है तो उसको डिलीवर कर सकते हैं। दूसरा जो है इसे उस गवाह को दिया जाता है जो महिला के हस्ताक्षर को वेरीफाई करता है। क्या ये बात सही लग रहा है? बिल्कुल सही लग रहा है। अगर कोई भी महिला जो है पर्दा नसीन वुमेन है, बुरखा जैसे मुस्लिम महिलाएं जो है बुरका धारण करती हैं, तो उसका कंडीशन यहाँ पर अप्लाई आप कर सकते हैं कि उसे उस विटनेस को दिया जाएगा जो महिला के हस्ताक्षर को वेरीफाई कर रहा है। 21 का बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर ईएमओ का पूछ लिया। ईएमओ टॉपिक बड़ा है, 3 क्वेश्चन पूछा, तो आपने ये जान लेना है कि भाई साहब ईएमओ तो आपको अच्छे से पढ़ना है। 22 नंबर में बोला है कि ईएमओ ऑर्डर के भुगतान में डाकघर की गैर जिम्मेदारी, कि डाकघर जो है इन कंडीशन में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मतलब 3 जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईएमओ के बारे में सही हो जाएगा और एक जो है वो गलत हो जाएगा। तो 22 का देखते हैं, कथन पढ़ते हैं। बोला है प्रेषक द्वारा दी गई गलत जानकारी के कारण यदि कोई ईएमओ जो है वो डिलीवर नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो डाकघर नहीं लेता, तो पहला सही हो गया। दूसरा जो है आकस्मिक अपेक्षा चूक गलती के कारण कोई भुगतान में गलती हो जाती है तो उसके लिए भी डाकघर जिम्मेदारी नहीं लेता, ये भी सही हो जाएगा। और हमें गलत ढूंढना, ये बात भी आपको दिमाग में रख लेना है। 1 वर्ष की समाप्ति के बाद कोई भी आप पूछताछ करते हैं तो उसके लिए कोई भी जिम्मेदारी जो है वो डाकघर की नहीं होती है। अगला जो बोला है कि प्राधिकरण पत्र के बिना रिश्तेदारों को ईएमओ का भुगतान, क्या ये आपको सही लग रहा है? भाई साहब कोई भी ईएमओ है जो किसी रिलेटिव को देना है तो हम बिना किसी सर्टिफिकेट के नहीं देंगे, ये कथन जो है वो गलत हो जाएगा। और यहां पर बोला था कि भुगतान किया जा सकता है बिना किसी सर्टिफिकेट के। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला देख लीजिएगा। अगला है आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और स्टेटमेंट संबंधित है पार्सल के रीडायरेक्शन से। पार्सल का रीडायरेक्शन में क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि भाई साहब अगर डिलीवरी एरिया के भीतर है तो कोई भी चार्ज नहीं लगता, उसके बाहर है तो हाँ पता प्रीपेड लगता है। तो ऐसा ही कुछ कंडीशन यहाँ पर आपको दिया गया है। पहला पढ़ लेते हैं कि रीडायरेक्शन फी कलेक्टेड इवन इफ द पार्सल इज डिलीवर विद इन द डिलीवरी एरिया सेम पोस्ट ऑफिस, यदि पार्सल जो है उसी वितरण क्षेत्र में वितरित किया जाता है तो पुनः निर्देशन शुल्क लिया जाता है। भाई साहब गलत हो गया, नहीं लिया जाता है। सैनिकों को संबोधित कोई पार्सल है, कोई पार्सल नहीं अंतर्देशीय पार्सल है तो कोई चार्ज नहीं लेते, क्या सही है? हाँ जी पढ़ा है कि कोई भी आर्टिकल जो है, कोई भी पार्सल आर्टिकल जो है जो सैनिकों को संबोधित होता है उसके लिए रीडायरेक्शन फीस नहीं लेते। क्या ढूंढना था? सही ढूंढना था। सही कौन सा है? सही बी है। आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है, थ्योरी पढ़ा है तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस की पता बदलने के निर्देश का वैधता क्या है? देखिए इसका उत्तर डी करेक्ट हो गया। आसान क्वेश्चन था। 2 चीजें आती हैं, एक आता है पता बदलने का निर्देश, तो इसका 3 माह होता है। अपने अलावा किसी और व्यक्ति को आर्टिकल रजिस्टर्ड स्पीड मनी ऑर्डर बीपी इंश्योर डिलीवर करवाना है तो उसका वैलिडिटी होता है 3 साल। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस पेपर का, वो है 25 नंबर का। बोला था विच द फॉलोइंग फैसिलिटी नॉट प्रोवाइडेड बाय
पोस्टमैन इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में डाकिया कौन सी सुविधा नहीं देता? तो देखिए, कोई भी डाकिया जो होता है वो टिकटों की बिक्री करता है, पावती आदि की बिक्री भी करता है, जो फॉर्म जरूरत के हैं उनको भी देता है, रजिस्टर आर्टिकल की बुकिंग कर देता है रसीद जारी करके। ये 3 काम कर देता है। ए वाला जो ऑप्शन है वो काम नहीं करता, मतलब इस इंश्योर्ड आर्टिकल का बुकिंग नहीं करता है। तो 25 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो में हमने आसाम सर्किल 2023 पेपर 2 किया है। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो केवल पेड ग्रुप में जाएगा, पब्लिक क्लास नहीं है। तो टर्म एंड कंडीशन ध्यान रखिएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको समस्या हो रही है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ये सीरीज अब लगातार कई दिनों तक कंटिन्यू रहेगा। 2023 के जो भी क्वेश्चन पेपर रहेंगे मिलने आपको शुरू हो चुके हैं, और पेपर 2 आपको करना बहुत जरूरी है क्योंकि मेरिट का पेपर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।